हैं, इसमें ये पीसीसी है आपकी नीचे, ये जो है ये पीसीसी है आपकी 100 mm की। ये पीसीसी है। पीसीसी के ऊपर ये जो आपको बार दिख रहे हैं, ये जो कल मैंने आपको जाली बताई थी, ये उस जाली के बार दिख रहे हैं आपको। मतलब सामने से देखोगे तो ऐसे यदि कोई बार आ रहा है तो उसकी टक्कर दिखाई देगी आपको, ये है ना, ये बार दिख रहे हैं आपको नीचे बॉटम के। और फिर इस टाइप से भी आपका लोहा आता है तो उसके लिए ये बार आपको दिखाई देगा, ये यल मुड़ा हुआ है ना। ये पहले ये जाली रखी जाएगी, जाली रखने के बाद फिर उसके ऊपर ये कॉलम की, मतलब ये कॉलम का स्टील खड़ा होगा। ये देखो ये स्टील अलग दिख रहा है आपको, अब वो इसमें आपको 2 दिख रहा है, मतलब किसी में ये 4 है तो 2 दिखेगा, 6 है तो इधर 3 दिखेगा, है ना। देखो कॉलम के भी अलग अलग वो होते हैं। अब देखो ये कॉलम है आपका। अब इसमें जो रेनफोर्समेंट का अरेंजमेंट किया जाता है, मतलब जो स्टील आपके फिक्स किए जाते हैं। अब देखो ये मान लो ये 500 mm है कॉलम आपका, इधर से इधर ये 300 mm है, ठीक है। अब इसमें जो बार आएगा आपका, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, कोने पे तो आएंगे ही आएंगे। इसके बाद ये जो 500 mm का कॉलम है, मान लो इसमें ये देखो ये 2 बार इसमें, और ये मतलब 4 4 8 वर्टिकल बार हो गए आपके इसमें। अब 8 वर्टिकल बार हो गए। कॉलम में एक चीज़ और ध्यान देने वाली है आपकी, कि जो ये रिंग बनती है इसकी बाहर से कोई, तो जैसे इसमें 8 बार हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ ये आउटर रिंग हो। यहाँ पे एक रिंग आपको और ये और रिंग डाली जाएगी यहाँ पे, ये ठीक है। एक बाहर की आउटर रिंग है ये, जिसका हुक ये दिख रहा है आपको, एक अंदर में रिंग डाली गई है जिसका हुक ये दिख रहा है आपको। कोई भी कॉलम में कोई भी सरिया, कोई भी वर्टिकल बार जो है विदाउट, मतलब ऐसा नहीं छोड़ा जाता है कि उसमें रिंग से वो पकड़ में ना आ रहा हो। हर एक के लिए बार डाला जाता है। अभी मान लीजिए यहाँ पे एक स्टील और मान लीजिए इतने सरिये हैं इसमें कॉलम में, तो फिर क्या किया जाएगा, फिर इसमें इसकी जो रिंग है वो फिर रिंग बदल जाएगी। देखो यहाँ पे ये फिर कुछ इस तरह से इसमें, ये देखो ये यूं टाइप की रिंग आएगी इसमें, ये देखिए, ठीक है। ऐसे ही इधर है तो ये भी फिर ये इस टाइप की रिंग आएगी इसमें। इसको ट्रेंगुलर स्टिरप्स भी बोलते हैं इसको, और हिंदी में यदि बात करें इसको मतलब साइड की भाषा में तो इसको समोसा रिंग भी बोलते हैं। जो वर्कर होते हैं, मतलब जनरली आप उनको बोलोगे तो वो समोसा रिंग इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो भी आपके जितने भी वर्टिकल बार होंगे, विदाउट रिंग कोई भी बार नहीं होगा, सभी रिंग से जकड़े हुए होंगे, ठीक है ना। तो ये देखो आप इस तरह से, अब इस कॉलम को भी यदि आप खड़ा करोगे ऐसे, मान लो ये ऐसे खड़ा हो रहा है ये, या इधर से मान लीजिए ऐसे ही खड़ा हो रहा है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपको ये 4 सरिये दिखाई देंगे। अभी 2 दिख रहे हैं आपको, फिर ये 4 दिखाई देंगे आपको। इसमें भी मान लो आप ये कॉलम की हाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट मान लीजिए ये 4 मीटर है, ये 4 मीटर है हाइट। 4 मीटर की जो हाइट है आपके कॉलम की, इस फुटिंग के टॉप से लेके और यहाँ तक की, इसमें आपको ये मतलब ये 3 जोन में बटा होगा ये कॉलम। एक L/4 जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, शेयर फोर्स जो होती है आपकी, वो L/4 पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। और सेंटर में क्या होता है, सेंटर में बेंडिंग मूवमेंट सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। सेंटर में यदि हम काम करेंगे तो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस बेंडिंग पे होना चाहिए, और किनारे पे जब हम काम कर रहे हैं सपोर्ट, नियर सपोर्ट पे, तो वहाँ पे हम शेयर के लिए ज़्यादा वो रहेंगे। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा बीम वगैरह में जो एक्स्ट्रा सरिये डाले जाते हैं, तो वो कुछ इस तरह से डाले जाते हैं। इस तरह यदि बीम है तो एक्स्ट्रा सरिया जो है वो टॉप का एक्स्ट्रा सरिया ये यहाँ तक L/4 तक डाला जाता है, ये
ये L/4 तक डाला जाता है। और बॉटम जो नीचे होते बीम के जो नीचे हिस्से में मेन बार के अलावा जो एक्स्ट्रा सरिये डाले जाते हैं वो इधर से बॉटम में यूँ डाले जाते हैं। उसका रीज़न होता है कि बॉटम में जो है वो बेंडिंग मोमेंट काम करता है, इसलिए एक्स्ट्रा सरिया वहाँ पे प्रोवाइड किया गया। और किनारों पे नियर सपोर्ट का मतलब होता है यहाँ पे कोई कॉलम होगा, ये दोनों तरफ में कोई कॉलम होगा जो सिंपली सपोर्टेड बीम पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। सिंपली सपोर्टेड बीम जो होता है वो दोनों उसमें क्या होता है कि दोनों तरफ जो है उसमें कॉलम होते हैं और कॉलम पे वो रेस्ट करती है, बाकायदा रेस्ट करती है, उसको सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं अपन। तो सिंपली सपोर्टेड बीम यदि आप बात करो देखो तो इसमें क्या होता है बीम में कि जो L/4 इधर से ले लिया, L/4 इधर से ले लिया, यहाँ पे क्या होता है अपना ये मतलब नियर सपोर्ट इसी को बोलते हैं। शेयर फोर्स कहाँ काम करेगी? नियर सपोर्ट पे काम करेगी। ये सपोर्ट है आपकी कॉलम, नियर सपोर्ट पे काम करेगी। जितना भी इसका मेजरमेंट होगा यहाँ से यहाँ का, यदि ये 4 मीटर का मेजरमेंट है तो 4 को आप 4 से भाग करो 1 मीटर, 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर 2 मीटर और 2 मीटर सेंटर में, ठीक है ना। तो ये 1 मीटर की जो आपकी यहाँ नियर सपोर्ट से ये 1 मीटर की जो डिस्टेंस होगी आपकी, ये आपको L/4 कहलाएगी। इधर से ये L/4 कहलाएगी और बीच में ये जो 2 मीटर है आपका ये मिडिल स्पान है आपका। ड्राइंग में भी जब आप पढ़ोगे तो ड्राइंग में भी ये इस चीज़ को एकदम विधिवत वो मेंशन करता है आर्किटेक्ट। नियर सपोर्ट, नियर मिडिल स्पान, और नियर मिडिल स्पान में आपको जो रिंग डलेंगी, आपकी जो स्टीरप्स बंधेंगी, ये इस टाइप से जो रिंगें बांधते हैं अपन, यहाँ की इसकी आपसी डिस्टेंस कितनी होगी, और नियर सपोर्ट यहाँ पे जो आपकी रिंग बंधेगी इसकी आपस में दूरी कितनी होगी और कौन से डाई की होगी, ये सारी चीज़ें वो आपको मेंशन करेगा। उसमें पूरा लिखा रहता है, ड्राइंग में एकदम क्लियर कट लिखा रहता है। इसी तरह ये अभी आपको मैंने हॉरिजेंटली बताया, अब इसी को आप वर्टिकल कर दीजिए तो देखिए ये कॉलम पे आ जाइए आप। कॉलम पे भी L/4 ऊपर, ये यहाँ पे कोई बीम L/4 कहाँ से डिसाइड करेंगे अपन, यहाँ पे ये कोई स्लैब की बीम जा रही है, ये कोई स्लैब की बीम जा रही है ऊपर। ये कॉलम आगे कंटिन्यू होगा, मान लीजिए 4 मंजिल 5 मंजिल जितनी भी आपकी बिल्डिंग होगी, लेकिन इस छत से लेके, इस बीम से लेके और ये फुटिंग के बीच में ये कोई एक वो होगा, डिस्टेंस आएगा, है ना। और फुटिंग की यदि बात ना करें, फुटिंग मान लीजिए ये गड्ढे में है फुटिंग आपकी, ये नेचुरल ग्राउंड लेवल है आपका, ये नेचुरल ग्राउंड लेवल है आपका। ये तो गड्ढे के अंदर हो गई इतनी चीज़ें। फिर गड्ढे से थोड़ा सा ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पे कहीं एक प्लिंथ बीम भी डलेगी, प्लिंथ बीम डलेगी ना, ये प्लिंथ बीम डल जाएगी आपकी। ये आपकी प्लिंथ बीम हो गई। तो फिर आपका जो L/4 होगा वो यहाँ से चालू नहीं होगा, ठीक है ना, ये यहाँ से चालू होगा वो। ये हो जाएगा L/4। अब आपको ये ऊपर स्लैब बीम से प्लिंथ बीम के टॉप से ये डिस्टेंस आपको मेजर करनी है। जितनी भी ये मेजरमेंट आएगी उसमें L/4 का हिस्सा ऊपर और L/4 का हिस्सा नीचे। इसमें जो आपके स्टीरप्स का जो ये जो स्टीरप्स बांधी जाएगी आपकी, इसकी डिस्टेंस कुछ अलग होगी और इसकी यहाँ की डिस्टेंस अलग होगी। मान लीजिए यहाँ की डिस्टेंस 100 mm सेंटर टू सेंटर है, यहाँ भी 100 mm सेंटर टू सेंटर होगी और बीच की जो होगी वो 150 mm सेंटर टू सेंटर होगी। ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इसको जानना, क्योंकि इस पे 2-3 चीज़ें डिपेंड करेंगी। एक तो डिपेंड ये करेगा कि आपको जो आपकी स्टीरप्स बंधेगी वो L/4 में मतलब किस रेशियो से बंध रही है और मिडिल स्पान में किस रेशियो से बंध रही है, पहला।
दूसरा आपको डिपेंड करेगा जो कॉलम में ओवरलैप होता है। अब नीचे से मान लीजिए कि ये आपने स्टील अपना कितना होता है, 12 मीटर लंबा होता है। तो जनरली अपन उसको क्या करेंगे कि 4 मीटर, 5 मीटर या 20 से 2 भाग 6 मीटर, है ना। पूरा 12 मीटर तो एक बार में खड़ा नहीं कर सकते अपन, इतना ही अपन कटिंग करेंगे जितना अपने को प्रॉपर बांध के और अपने को काम करने में सहूलियत हो, सुविधा के अनुसार, ठीक है ना, जिसमें वो इजीली खड़ा हो सके और कंक्रीटिंग जब हम कर रहे हैं फुटिंग वगैरह में तो वो डिस्टर्ब ना हो, हिले नहीं, उसको हम संभाल सकें, प्रॉपर अपनी लाइन लेंथ में वो खड़ा रहे, इतना ही हम स्टील कटिंग करेंगे। तो मान लीजिए कि हमने 4 मीटर का स्टील काट लिया, 4 मीटर का स्टील काट लिया हमने, और मान लीजिए कि हमारे ये 2 मीटर या 2.5 मीटर हमारी फुटिंग की गहराई है। तो जो हमने स्टील काटा है 4 मीटर वो यहाँ से चालू होगा, इसकी हाइट 4 मीटर तक कहाँ तक जाएगी, 2 मीटर तो ये यहीं ख़त्म हो गया अपने आप में नीचे ही। अब उसके बाद ये मान लीजिए 1 मीटर ऊपर हमारी ये प्लिंथ है तो 3 मीटर हो गया, फिर उसके बाद 1 मीटर ऊपर बचता है। तो बार के अकॉर्डिंग ये जो लोहा है आपका ये 12 mm का है या 16 mm का है, ये भी देखना है आपको। यदि 12 mm का है तो ये 50D अपन लागू करते हैं इसमें ओवरलैपिंग के लिए। ओवरलैपिंग क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है एक सरिया जो नीचे से आ रहा है उसके ऊपर दूसरे सरिये को जोड़ देना, ठीक है, ये कहलाती है ओवरलैपिंग, ठीक है ना। अब ये जो ओवरलैपिंग है आपकी, पहले तो ये समझो ये ओवरलैपिंग कहलाती है। ओवरलैप की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ज़रूरत ये पड़ती है कि हम किसी भी बिल्डिंग में जितनी हमारी लेंथ है पूरी लेंथ का सरिया हम एक ही बार में खड़ा नहीं कर सकते, इसलिए हमको जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। हालांकि आज अभी न्यू टेक्नोलॉजी में ये अभी भी सिस्टम चल रहा है, ये नहीं कह सकते आप कि ये सिस्टम बंद हो गया है, चल रहा है। लेकिन आज की अभी न्यू टेक्नोलॉजी में ओवरलैपिंग का सिस्टम ख़त्म करते हुए रिबार नहीं, उसको रिबार नहीं बोलते, नहीं बेल्डिंग भी नहीं, बेल्डिंग तो मना है, कपलर, ठीक है, थ्रेडिंग करके अभी क्या करते हैं, देखिए आपने इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो ये 12 mm का सरिया है तो 50D यदि अपन ने लिया तो 12 पंचे 60, मतलब यहाँ से यहाँ 600 mm एक दूसरे को हमें चढ़ाना है, ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो जो कपलर हमने अभी नया सिस्टम जो हमारा आया है वो कहीं इससे बहुत ज़्यादा मजबूत है, इससे ज़्यादा इकोनॉमिकल भी है और उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। उसमें हम क्या करते हैं कि नीचे से आने वाला जो हमारा बार है इसमें यहाँ पे थ्रेड कटा हुआ होता है आवश्यकता अनुसार, ठीक है, ये थ्रेड कटा चूड़ी कटी हुई होती है इसमें। ऊपर से जो हमारा स्टील खड़ा किया जाएगा ये इसमें भी ये चूड़ी कटी होती है, और एक हमारा कपलर मतलब बोल्ट होता है, ये इस टाइप का हमारा ये बोल्ट होगा। इसमें ये जो है बीच से 50-50 होता है ये, इसमें क्या है कि चूड़ी दोनों तरफ से कटी हुई होती है, मतलब ऊपर का जो बार है आप उसको यूं घुमाओगे, जनरली अपन टाइट करने के लिए यूं घुमाते हैं, है ना, क्लॉकवाइज, और ये नीचे वाला जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, है ना। तो इसके जो थ्रेड होते हैं ना वो नीचे के लिए अलग और ऊपर के लिए अलग, ये दोनों उस टाइप से बने होते हैं ऑलरेडी उसमें। अब इसमें क्या होता है कि ये मान लो ये 60 mm का है, ये 60 mm का, तो 60 mm में क्या होता है 30 mm नीचे वाला सरिया कसा जाएगा इसमें और 30 mm ऊपर वाला कसा जाएगा। तो हाँ, तो टेक्निकली आप सोचो कि इस टाइप से बार को जोड़ना और फिर इसके ऊपर ये लोड का आना, है ना। अच्छा, इसमें एक मिसिंग भी हो सकती है कि इन दोनों ओवरलैपों को आपका जो बार बाइंडर है उसने प्रॉपर बांधा है कि नहीं बांधा है ना। तो इसके ऊपर लोड का आना और ये बोल्ट के द्वारा ये दोनों कसा हुआ है यहाँ पे, इसके ऊपर लोड का आना, दोनों में फ़र्क रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी नई टेक्नोलॉजी में, और आप दिल्ली एनसीआर की तरफ जितने भी मतलब अच्छे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं बड़ी बड़ी खासकर कंपनियों में, लिमिटेड फार्मों में, वहाँ पे ये सिस्टम ना अपना के ये कपलर का ही सिस्टम अपनाया जाता है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे रेसिडेंशियल में, यहाँ जैसे आप देखोगे अभी तो यहाँ हम यही अपनाएंगे, हमारे पास ये सिस्टम अभी यहाँ पे नहीं है, हम ये अपनाएंगे।
लेकिन ये सिस्टम इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला है, ज़्यादा सुविधाजनक है, जल्दी काम होने वाला है और इकोनॉमिकल भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो अब ये जो ओवरलैप है तो इसमें जब अपन करेंगे या ये भी जो सिस्टम है, तो पहली चीज़ तो जितने भी सरिये होंगे, अब एक कॉलम में ये मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सरिये हैं। तो 10 सरिये, सारे सरिये जो है नीचे से तो कहीं एक जगह से ही चालू होगा, यहाँ से ही चालू होगा, है ना। लेकिन ऊपर जो है इन सरियों को हम कभी भी कॉलम के सरिये बराबर इक्वल नहीं काटे जाते हैं। इसका जो ये ओवरलैप है, हम सभी का ओवरलैप एक ही जगह ले आके नहीं जोड़ सकते, यूँ बराबर नहीं कर सकते। ये यूँ एक ही जगह हम एक ही लाइन पे हम सारे जॉइंट नहीं दे सकते। इसमें इसके जॉइंट के भी नियम होते हैं कि कहाँ हमें जॉइंट देना है। इसमें फिर हम क्या करते हैं, इसको 50-50 कर देते हैं, हम आधा आधा कर देते हैं। 10 सरिये हैं यदि हमारे, तो 5 सरिये हम कुछ इस तरह से काटेंगे, मान लीजिए 4 मीटर लंबाई के काटेंगे, और 5 सरिये जो है वो मान लो हम 5 मीटर की लंबाई के काटेंगे यूँ। फिर एक छोटा, फिर एक बड़ा, फिर एक छोटा, फिर एक बड़ा, कुछ इस तरह से हम अरेंजमेंट करते हैं उसको। हाँ सरिया पे जो साड़ियाँ तो पूरा एक ही लेवल में है, जो जहाँ पे देखते हैं पूरा एक ही लेवल में। हाँ, यहाँ पे भी जो आपका काम होगा वो भी एक ही लेवल में होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो होने वाला काम है, देखो मैंने आपको बताया है कि कंस्ट्रक्शन ये जो ये रेसिडेंशियल मकान का काम है, कुछ काम यहाँ पे ऐसे होंगे जो आपके मतलब के नहीं है, आपको सिर्फ उसको देखना है, उसमें अपने को अपना प्रैक्टिकल करना है, लेकिन उसको फॉलो नहीं करना है आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे होगा, वो एक्चुअली होता क्या है कि अब वो तो ठीक है, वो अलग बात है, आप उसको माइंड ही नहीं करो। आप इस बात को माइंड करो कि कभी भी कॉलम का जो स्टील है, उस सभी बार्स को आपको एक ही जगह नहीं जोड़ना है। और ये बात आपकी सिर्फ कॉलम में ही लागू नहीं होती है, ये बात आपकी बीम में भी लागू होती है, स्लैब में भी लागू होती है। स्लैब की आप चटाई बांध रहे हो, तो मान लो कमरा बड़ा है, लंबा स्पान है, आपको जाना है, तो 12 मीटर स्लैब में, तो 12 मीटर का सरिया एक बार में भी बिछा सकते हो आप पूरा। लेकिन 12, मान लीजिए कि वो स्लैब उसकी लंबाई मान लीजिए 14 मीटर है, तो ऐसा नहीं है कि आप सबको 12 मीटर बिछाते जाओगे और फिर उधर 2-2 मीटर के टुकड़े जोड़ते जाओगे, आप एक ही जगह पे ज्वाइंट आ जाए, ऐसा नहीं करोगे आप। उसमें फिर क्या करोगे आप कि एक 12 मीटर का लेंथ आपने इधर से डाला और अगली 12 मीटर की लेंथ आपने उधर से डाला, तो उसमें होगा क्या कि 1-2 मीटर का टुकड़ा यहाँ जुड़ेगा और 1-2 मीटर का टुकड़ा उस कोने में जुड़ेगा, तो वो अल्टरनेट होता जाएगा, एक उधर ज्वाइंट आएगा, एक इधर आएगा, एक उधर आएगा, एक इधर आएगा, इस तरह से होगा। तो ऐसा ये जो सिस्टम है ये अपन हर जगह फॉलो करेंगे, बीम में भी फॉलो करेंगे ऐसे ही। बीम में भी हमने देखा, यदि मान लीजिए कि ये 16 मीटर लंबी बीम है, तो 16 मीटर लंबी बीम है, तो 12 मीटर का स्टील आपका यहाँ से यहाँ तक गया, 4 मीटर पहले ख़त्म हो जाएगा वो कहीं ना कहीं, है ना। फिर एक ही बीम में मान लीजिए टॉप में 4 सरिये हैं, तो 4 सरिये हैं, तो एक को हमने इधर से डाला और एक को हम इधर से डालेंगे, तो एक का ज्वाइंट इधर और एक का ज्वाइंट इधर, अल्टरनेट करते जाएंगे हम ज्वाइंट को। फिर इसमें दोनों चीज़ें हैं, इसमें आपको 2 तरफ से देखना है, आजू बाजू भी जो आपके जो ओवरलैप बराबर नहीं आने चाहिए, एक साथ नहीं आने चाहिए, और ऊपर नीचे भी नहीं आने चाहिए, दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। ओवरलैप हम जो जोड़ेंगे सरिये को आपस में एक दूसरे से, ना ही हम अगल बगल के सरिये को एक ही डायरेक्ट मतलब एक ही जगह पे जोड़ेंगे एक लाइन में, और ना ऊपर नीचे के सरिये को एक लाइन में जोड़ेंगे हम, ठीक है। हमें कट मारना पड़े लोहे को हम मार देंगे कट, लेकिन हम एक जगह नहीं जोड़ेंगे, उनको अल्टरनेट कर देंगे, ठीक है ना। कोलैप मतलब वो क्या है, जब भी कभी ऐसा प्रेशर वगैरह आता है तो ये क्या बकलिंग कर जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, एक ही जगह ज्वाइंट हो जाए। कई जगह आपने देखा होगा फोटोज वगैरह आती है, मतलब यहाँ सारे ज्वाइंट यदि हमारे ये एक बराबर ही हैं, और मान लीजिए ऐसी कोई दिक्कत आई हमारे बिल्डिंग में, तो हमारा क्या है कि ये कॉलम हमारा सारा का सारा एक ही जगह ज्वाइंट है, तो ये पूरा का पूरा एक तरफ ही झुक जाएगा, ये यहीं से यहीं उसको यहाँ चांस मिल जाएगा ना अच्छा खासा, सारे ज्वाइंट यहीं पे। अच्छा, अब एक और टेक्निकल बात, सबसे खास बात, ये L/4 जो है, ये यहाँ पे विशेषकर आपके जंक्शन नहीं होने चाहिए, ज्वाइंट नहीं होने चाहिए विशेषकर साइड में L/4 हाँ। जहाँ पे L/4 लाइज करेगा।
प्लिंथ बीम पे ये जो बीम डल रही है आपकी, जॉइंट आपकी यहीं हो जानी चाहिए, मतलब यहाँ से लेके इसको भी थोड़ा कवर करते हुए यहाँ मान लीजिए कि ये आपकी 500 की बीम है, ये मान लीजिए 500 की डेप्थ की बीम है, तो 500 ये और 300 या 400 या 500 इधर भी लेते हुए ये 1 मीटर है पूरा, इसको लेते हुए आधे सरियों का जॉइंट आपका यहाँ होना जाना चाहिए 50% और 50% का यहाँ हो जाना चाहिए आपका, ये मिडिल स्पान पे 50% यहाँ हो जाना चाहिए आपका। और या तो फिर ये 50% यहाँ कर लो, और यदि आपने लेंथ अच्छी ले रखी है तो फिर 50% को यहाँ ले जाओ, उस वाले अगले में। हाँ यहाँ पे ले जाओ ना आप, ये जहाँ स्लैब की हाइट आ रही है आपकी, मतलब या तो यहाँ जोड़ लो आप ये प्लिंथ बीम पे ही। अच्छा, जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यदि ये मान लीजिए 4 मरले 5 मरले या 10 मंजिल की बिल्डिंग आप बना रहे हो तो आपको ओवरलैप तो हर जगह करना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब अपन नीचे बार को काटते हैं, पहला जो कॉलम बनाते हैं, तो वहीं पे अपन क्या करेंगे कि प्लिंथ बीम का एक लेवल डिसाइड कर लेंगे और उससे अपने फुटिंग की डेप्थ नाप लेंगे। अपन वहीं डिसाइड कर लेंगे कि हम सरिये का अरेंजमेंट जो कटिंग करेंगे कुछ इस तरह से करेंगे कि 50% सरिये का जॉइंट यहाँ आ जाए, 50% का यहाँ आ जाए। फिर जो वो लेंथ आप कटवाओगे ना, एक बार आपको ये अल्टरनेट करना पड़ेगा, सिर्फ एक बार। उसके बाद जो आपकी बार की कटिंग होगी वो आँख मूंद के 4 मीटर होती जाएगी। कैसे होगी? एक बार आपने जब यहाँ अल्टरनेट कर लिया सबको, ठीक है 1 मिनट, एक बार जब आपने ये देखिए यहाँ से कॉलम खड़ा किया आपने, एक बार आपने ये सरिये का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से कर लिया, एक छोटा कर लिया एक बड़ा कर लिया, 1 2 3 4 ये 5। अब मैं कह रहा हूँ कि अगली बार आपको ये चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। क्यों नहीं करनी पड़ेगी? आप 4 मीटर का या 5 मीटर की लेंथ का आप लोहा काटोगे, स्टील काटोगे, तो वो एक बराबर चलता जाएगा। अब आपने 4 मीटर का स्टील काटा है सबके लिए, तो वो 600 mm यहाँ आपस में चढ़ के बाकी की लेंथ इधर आगे निकल जाएगी, है ना। फिर ये 600 mm चढ़ के वही 4 मीटर का सरिया है, ये और कहीं आगे निकल जाएगा, वहाँ पे जितना लेपिंग हो उससे है ना। तो ये क्या है, आपस में चढ़ के एक दूसरे से ये निकलते चले जाएंगे, आपको बार बार फिर उसको वो करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, लेंथ भी आपको ऐसी डिसाइड करनी है कि जो पहला आपने मतलब कॉलम बंधवाया था उसकी लेंथ आपने ऐसी डिसाइड किया कि वो नीचे से खड़ा होके 50% सरियों का ओवरलैप यहाँ प्लिंथ बीम के पास जुड़ा हो जाएगा, 50% का यहाँ हो जाएगा मिडिल स्पान पे। अगली बार भी आपको लोहा जो काटना है वो कुछ इस तरह से अरेंज, मतलब उसका एक शेड्यूल बनाना है आपको कि जिसमें वो आपका मतलब वेस्टेज भी ना जाए, मतलब उस कटिंग लेंथ ना निकले फालतू की। और अगले फ्लोर के लिए मतलब इसमें जो आप ओवरलैप जोड़ोगे, यहाँ पे जो आप ओवरलैप जोड़ोगे, तो ये स्टील ऐसा हो जाए कि ये निकल जाए, यहाँ पहुँच जाए, इस फ्लोर पे अपने पहुँच जाए, यहाँ इस बीम के पास जॉइंट आ जाए उसका। और इसको अपन ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि यहाँ पे जो स्टील जोड़ेंगे वो अगले मिडिल स्पान पे चला जाए, अगला फ्लोर के लिए जो। ठीक है ना। तो आपको जो लेंथ डिसाइड करनी है वो इस तरह से डिसाइड करनी है कि ये जो जंक्शन आपने यहाँ नीचे बनाया है पहली मंजिल पे, ग्राउंड फ्लोर पे, यही जंक्शन आपका हर फ्लोर पे उठता चला है। क्यों? हर फ्लोर की यदि हाइट बराबर है तो एक बार आपने यदि अरेंजमेंट कर दिया तो ये चीज़ ऊपर 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 जाती चली जाएगी। बार बार आपको उसमें छोटा काटो बड़ा काटो करके अरेंजमेंट नहीं करना पड़ेगा, आपको काम करने में भी आसानी होगी। ठीक है। क्या पूछना था इसमें आपको? सर हमको ये पूछना था कि मतलब हम यहाँ पे L/4 कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे शियर ना होगा, लेकिन जो हम यहाँ पे ये जो टोटल ये लेंथ हमारा ये ले रहे हैं 2 मीटर का, नीचे बेंडिंग मोमेंट नहीं होगा, तो सर यहाँ से हमको उतना सपोर्ट तो नहीं ना मिल पाएगा। मिडिल से लेंगे तो मिडिल से, जबकि इसको हम एंड पॉइंट से लेंगे, दोनों एंड पॉइंट से, तब तो नहीं। अच्छा मिल पाएगा स्ट्रेंथ। नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, बैठ जाओ आप, मैं समझ गया। ये इनका कहना ये है सज्जन का कि यहाँ से हमने ये ले लिया, मेन बार तो हमारे यहाँ है, कॉलम टू कॉलम है। ये जो एक्स्ट्रा सरिया हमने डाला है वो हम यहाँ से क्यों नहीं डाल रहे हैं? इनका क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ से क्यों नहीं डाल रहे हैं उसको। यहाँ से हम इसलिए नहीं डालेंगे कि
हमको ये इतना लोहा यहाँ मतलब इधर से ये और इधर से ये हमको इतना बचाना है, फालतू खर्च नहीं करना है हमको, क्योंकि उसकी यहाँ पे कोई उपयोगिता ही नहीं है। ठीक है ना। देखो जितनी इसकी ज़रूरत थी, इस बीम में जितने स्टील की ज़रूरत थी वो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, ऊपर भी डाल चुके हैं, नीचे भी डाल चुके हैं हम। अब बात इसकी आ रही है कि एक्स्ट्रा सपोर्ट, एक्स्ट्रा सरिया इसको क्यों बोला जाता है? एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए बैंड, ये यहाँ पे शेयर फोर्स जो मतलब शेयर फोर्स के लिए भी हम एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट डाल रहे हैं, और यहाँ पे हम बेंडिंग मोमेंट के लिए एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट डाल रहे हैं, इसलिए इसका नाम एक्स्ट्रा दिया गया है। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो डिज़ाइनर होते हैं वो कुछ एक्स्ट्रा सेफ्टी लेके चलते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना ही स्टील नहीं डालते, वो एक्स्ट्रा सेफ्टी लेके चलते हैं। वो 5%, 10%, 20% जो भी उनका अपने उनके रूल में आता है ना, तो वो एक्स्ट्रा सेफ्टी लेके चलते हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि मतलब बेंडिंग मोमेंट के लिए बॉटम में और शेयर फोर्स के लिए टॉप में वो एक्स्ट्रा सरिया देते हैं। सर बीम में ठीक तो है। हम लोग L/4 ले रहे हैं, बट कॉलम में क्यों ले रहे हैं? कॉलम में भी ले रहे हैं ना हम L/4। मतलब सर कॉलम में भी आप वर्टिकली आपके पास लोड आएगा तो वो भी तो देखिए, कॉलम में तो और इम्पोर्टेंट है। कॉलम में बकलिंग होगी, कॉलम में शेयर कॉलम में तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बीम से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉलम में तो मतलब आपने देखा होगा, खासकर जो कोलैप्स होती हैं जो बिल्डिंगें, उसमें 90% शेयर फोर्स के कारण शेयर फोर्स के कारण जो आ जाता है डायगोनल, ये देखो ये यूं फट जाएगा ये कॉलम, डायगोनल एक रहेगा। यहाँ से फट जाएगा ये कॉलम। सर तो जो मेरा L/4 पे देखिए, मैं बताऊं आपको एक प्रैक्टिकल, एक कागज़ देना आप, मैं आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। और देखना सर ये, फाड़ कर दे। हाँ थोड़ा सा टुकड़ा दो आप। अरे इतना बड़ा, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये पेपर एक ले लिया हमने, नॉर्मल पेपर है ये, ये पकड़िए। अब ये देखिए, ये पेपर है आपका, ये कहीं से कुछ कमज़ोर तो नहीं है, सब जगह इसका मटेरियल बराबर है, यस सर। इक्वल है सब जगह, है ना। अब देखिए मान लीजिए एक ऐसे हमने हाथ लगाया इधर, और एक ऐसे, देखिए ये हमने हाथ भी लगभग बराबर लगा दिया, देखिए आपको लगाया ना बराबर हाथ हमने। अब दोनों तरफ से हम फोर्स भी बराबर लगाएंगे इसमें, तो ये कॉलम, ये कागज़ कहाँ से फटना चाहिए? बीच से फटना चाहिए, फटना चाहिए नहीं फटना चाहिए? अच्छा अब अपन करके देखते हैं कहाँ से फटता है। नहीं, एक काम करते हैं, एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। कैसे ट्राई करते हैं? नहीं, एक काम करते हैं ना, इसको सुनो मेरी बात, देखो ये ऐसा करते हैं, ये देखो ये वो कागज़ ज़्यादा बड़ा था इसलिए उतना ज़्यादा फोर्स भी नहीं लगा। या एक काम करते हैं, इसको यूँ पकड़ लेते हैं, यूँ पकड़ लेते हैं, है ना, दोनों तरफ से लगभग बराबर ही है। आप खुद ट्राई करो इस चीज़ को, कभी भी ये देखो आप, ये कहाँ से फटा है? कोई भी मतलब दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगी, लेकिन ये फटा कहाँ? L/4 पे ही फटा है, शेयर के फोर्स। ठीक है ना। ये सेंटर से कभी नहीं फट सकता ये कागज़, चाहे आप बाई मशीन, बाई मैकेनिकल कैसे भी करके आप किसी भी चीज़ को ले लो आप, और उसको दोनों तरफ से बराबर फोर्स ले लो, बराबर फोर्स लगा के आप खींचो, वो सेंटर से कभी नहीं फटेगा, वो हमेशा L/4 से ही फटेगा। इसीलिए कभी भी जब आप कॉलम वगैरह की आप शटरिंग लगाते हो, बड़े बड़े कॉलम की, जब ये जो आपके रोडों पे आपने देखा होगा बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं तो वो गोल से बड़े से पियर बनाते हैं, है ना, पियर बोलते हैं उसको, पियर बनाते हैं। वहाँ पे आप कभी खड़े होके गौर से देखना कि जो उसका शटरिंग अरेंजमेंट किया जाता है, एक तो लोहे का पूरा फ्रेम होता है, वो विधिवत वेल्डिंग वगैरह करके बहुत प्रॉपर लगाते हैं वो लोग,
लेकिन आप कभी भी खड़े होकर गौर से देखना वहाँ पे कि सबसे ज़्यादा उन्होंने मतलब मैं इसमें इसको रोकने का प्रयास कहाँ पे किया है। आपने देखा होगा वहाँ पे नीचे से L/4 पे और ऊपर से भी L/4 पे सबसे ज़्यादा वो अरेंजमेंट, ये मतलब इधर से सपोर्ट लगाना, उधर से लगाना, बेल्डिंग करना, बीच में बल्कि वो खाली नज़र आएगा आपको, स्पेसिंग वहाँ पे बढ़ा देता है। समझ गए। सबसे ज़्यादा तो जैसे कॉलम में आप कंक्रीट कर रहे हो, शटरिंग लगी हुई है, आपका यदि आपकी नज़र यदि L/4 पे हमेशा बनी हुई है तो ना आपकी कभी शटरिंग फेल होगी, यस सर। ना आपका स्टील अरेंजमेंट गड़बड़ होगा। L/4 पे आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी है। सर एक और चीज़ बता दीजिए, मान लीजिए अगर ये मेरा बीम का स्पैन जो लंबा है, तो अगर हम मतलब नीचे जो हम डाल रहे हैं बॉटम में सरिया, मान लीजिए अगर हम 6 रॉड डाल रहे हैं स्टील, तो कैसे डालेंगे नीचे बीम में जी? इसकी चौड़ाई के ऊपर डिपेंड है। मान लीजिए कि ये 200 mm चौड़ी है, यस 8 इंची ये 8 इंची हो गया, इस तरह से है मान लो, ठीक है। 300 mm इसकी हाइट हो गई और 200 mm इसकी चौड़ाई हो गई। अब इसमें आप कह रहे हो बॉटम में हम 6 सरिये डालेंगे, तो देखो 3 तो आपके यहीं आ जाएंगे, ठीक है ना, फिर 3 आपको और डालने हैं, कंटिन्यू डाल रहे हो आप उसको ना, तो 3 आपके यहाँ आएंगे। लेकिन उसमें क्या होगा, एक आपका वो लगेगा स्पेसर, इसको बोलते हैं स्पेसर, मतलब सरिये का स्टील का ही ये टुकड़ा होता है, लोहे का ही। ये तीनों आपके कंटिन्यू चले गए ये बार। उसके बाद आप यहाँ पे स्पेसर, इसके ऊपर आप थोड़ी थोड़ी दूर पे स्पेसर बांधोगे इसको। ये छोटा सा, ये 200 mm का ही टुकड़ा होगा एक। सर तो उसका डायमीटर कितना रहेगा स्पेसर का? स्पेसर का डायमीटर जो इसका डायमीटर होता है उससे बड़ा होता है, कभी इससे मतलब छोटा नहीं लेते हैं अपन। वैसे तो हम देखे हैं जैसे मैं ये सर उसको एक्चुअल होता क्या है, जो 20-25 mm का सरिया होता है, 20 mm का रॉड का नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है, 25 mm भी ले सकते हो आप। जो स्क्रैप का जो सरिया है एक्चुअली क्या है, इसको छोटे पीस में काटना है, यस सर, लेकिन ये है कि जो नीचे आपका मेन बार है उससे इसका डाया बड़ा होना चाहिए। यस सर। ठीक है, यहाँ से निकाल दिया मैंने, निकाल लिया। हाँ। हेलो, हाय सर, मैं इधर BNS के पास था सर। यू में करना मतलब ये जो अपना बेडरूम से जो दरवाज़ा आ रहा है, दरवाजे से भी वैसे करना है क्या? नहीं, उस टाइम जब वो मैडम आई थी तो उस टाइम वो कैंसिल कर दिया